जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सीडीपी यानी आपके साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन 30 रहते हैं, ये उनसे संबंधित है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूछा है, वो इस प्रकार पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, और यानी कह सकते हैं जो आपकी फॉर्मल स्टेज है उसकी एक विशेषता पूछी है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। तो ये आपकी औपचारिक सक्रियात्मक की एक विशेषता है। इसके अलावा बी नंबर ऑप्शन है या 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपके पूर्व सक्रियात्मक से संबंधित हो जाएगा, यानी जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। सेकंड में या सेकंड हो गया। थर्ड ऑप्शन में से अगर नहीं को हटाते आप तो ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक जिसकी 7 से 11 उम्र होती है, ये उसकी विशेषता है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है ये अभी आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज की विशेषता हो जाएगी, ठीक है, यानी पूर्व सक्रियात्मक जिसकी उम्र 2 से 7 हुआ करती है। हमें केवल ये पूछा था औपचारिक सक्रियात्मक की व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो इस प्रकार पूछा है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने अलग तरीके से पूछा है इसे। लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये है कि पहले वो पूरे हाथ से कोई काम करता है, फिर उसके बाद वो उंगलियों से करता है, तो हम कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है ये। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टेंस से संबंधित है। और इस प्रकार का रीट पे भी क्वेश्चन बना है जिसमें 2 ऑप्शन राइट माने थे। जिन्होंने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा वो जानते होंगे। इसमें एक सेपेलोपोडल और पूछा है, इसका मतलब होता है ऊपर कह सकते हैं सिर से पैर की ओर विकास। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 था कि यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो जो आपके यूरी ब्राउन हैं, इन्होंने एक इकोलॉजी मॉडल दिया था, आपको देखा होगा पढ़ के भी, या एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है ये, और आरबीएस की बुक दोनों में ही दे रखा है। तो इन्होंने 5 भागों में बांटे थे, जिसमें से बताना है कि ये किस भाग की विशेषता है। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम आता है आपकी 4 नंबर की स्टेज होती है। पहली आती है आपकी माइक्रो, जिसे माइक्रो सिस्टम बोलेंगे पूरा नाम, तो माइक्रो सिस्टम पे सेकंड आती है मीजो सिस्टम, थर्ड आती है एक्जो सिस्टम, और फोर्थ आती है मैक्रो। ये मैक्रो की विशेषता है। इसके बाद एक और आती है क्रोनो स्टेज, ठीक है, क्रोनो सिस्टम बोलते हैं उसे। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इस प्रकार का रीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, और जिन्होंने देख रहे हैं वो उन्हें मालूम भी होगा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है। अगर इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ये आपके एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हो जाएगी। बाकी जैसे कि धारा प्रभाव में पढ़ने में कमी, तो ये पिछड़े बालक की विशेषता हो सकती है। मौलिक संसाधनों के बारे में सोचने की क्षमता है, ये सृजनात्मक बालक की विशेषता हो सकती है। आसानी से विचलित होने वाले, आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारी डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो उन बालकों की एक विशेषता होती है आसानी से विचलित हो जाने वालों की, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा या अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है कि नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है। तो हम जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी सामाजिक सम्मान की अवस्था की बात करते हैं, तो ये आपके लेवल 2 में आता है। लेवल 2 का मतलब ये है परंपरागत स्तर। आपने देखा होगा लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, यानी हम ऐसे बोले शुरू का मतलब ये है मेरा कि आपके कोहलबर्ग ने जो मॉरल थ्योरी दी थी तो उसमें 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेज बताई थी। तो 3 लेवल में जो सेकंड लेवल था वो आपके परंपरागत था। इसमें आपके 2 स्टेज बांटी थी, 3 नंबर की और 4 नंबर की। 3 नंबर की स्टेज वो थी कि गुड गर्ल नाइस बॉयज़, और आपका 4 नंबर की स्टेज की विशेषता थी लॉ एंड ऑर्डर, जैसे इसे हिंदी में हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सामाजिक सम्मान की अवस्था। ये उसकी ही विशेषता एक है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6वां, निम्नलिखित में से मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम को गठित होता है। अगर इन 4 ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी तथ्यों को रटना एवं कंटेस्ट करना, ये अर्थपूर्ण या मीनफुल अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी अर्थपूर्ण अधिगम की गठित की एक विशेषता नहीं होगी। तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव पॉइंट था तो हमें यही चूज करना था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 7 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन कीजिए, यानी जो गलत है वो चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को देखें, ये कह रहे हैं मानव जीवन का आरंभ है मूलतः एक कोष एक मिनट से होता है, ये बात सही है। सेकंड है जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है या कहा जाता है, ये भी बात सही है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है, इस स्टेटमेंट को देखो यहाँ से, ये गलत है, क्योंकि वंशानुक्रम अलग चीज़ होती है, यानी पेरेंट्स के जो भी लक्षण हैं वो बच्चों में आना, और वातावरण अलग कारक है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है जब बच्चा जन्म लेके वातावरण के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग कारक हैं। इन्होंने कहा है कि जो वंशानुक्रम है ये वातावरणीय कारक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी हेरिडिटी का फादर कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 8वें नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की वह अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था में माना गया है। ये 3 नंबर की स्टेज है, वो स्टेज है, ये आपके एरिक्सन से संबंधित है। तो ये पहल बनाम अपराध की अवस्था होती है, ये आपकी 4 से 6 वर्ष होती है, 4 से 6 वर्ष, और 4 से 6 वर्ष को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो 4 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, यानी ये अपराध यानी पहल बना अपराध से संबंधित एक विशेषता है एरिक्सन की, और ये 3 नंबर की स्टेज है। ठीक है, इन्होंने 8 भागों में बांटा था, यानी 8 स्टेज में अपने सिद्धांत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहती है 4 नंबर की स्टेज, 5 नंबर की स्टेज और पहली स्टेज, और इन्होंने पूछा है 3री स्टेज से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन इसके सही थे, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था कि रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है। तो इन्होंने भी अपनी जो सीखने की पदानुक्रमी थी उसको इन्होंने 8 भागों में बांटा था सीखने के, जिसमें से पहला क्या था, संकेत अधिगम था। ठीक है, तो लास्ट कौन सा था, क्या पूछा है इन्होंने, सर्वोच्च स्तर पूछा है ना, तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। यही लास्ट स्टेज था इनका, शुरुआत संकेत अधिगम से होती है, लास्ट होती है आपकी कह सकते हैं सर्वोच्च स्तर कह सकते हैं, वो समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको सूची फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनसे संबंधित संप्रदाय या उनके सिद्धांत। केटल है, केटल को मिलाइए आप, है तरल एवं ठोस, तो ये दे रखा है 2 नंबर पर, यानी फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइट बुद्धि, हिंदी में कहते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि। और सेकंड है स्पीयरमैन, इन्होंने दी थी सामान्य और एवं विशेष कारक, यानी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, तो जी कारक और एस कारक बोलते हैं। हार्वर्ड गार्डन का था मल्टी इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, और स्टर्नबर्ग का था ट्राइआर्किक थ्योरी, जो बुद्धि से संबंधित सिद्धांत था। तो इस प्रकार मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, इस प्रकार मिलाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12वें नंबर का है, वो इस प्रकार पूछा है, कौन सा है जो डिस्प्रैक्सिया के कह सकते हैं लक्षणों में से एक है, यानी डिस्प्रैक्सिया का लक्षण पूछा है आपको। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या होती है, तो ये आपके डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया में सभी लक्षण आ जाते हैं, चाहे डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो या डिसलेक्सिया हो, ये सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जो आपका डिस्प्रैक्सिया है, ये विकासात्मक विकार होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। जो हमारी गामक क्रिया होता है उन्हें में कंट्रोल नहीं रख पाते, हम खुद से कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो ये हम जैसे कि कलम पकड़ने में, लिखने में समस्या आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी वर्तनी समझने में, तो वर्तनी तो हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया, और बाकी गणती गणना है ये आपकी कैलकुलिया से, और भाषाई उच्चारण तो अफेसिया बोलते हैं या अफेजिया, तो उससे संबंधित हो जाएगी। बाकी हमें तो केवल ये पूछा था प्रैक्सिया की क्या विशेषता है, डिस्प्रैक्सिया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती है या करती रहती है। उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3 या 4 बलात् उल्टी कर देती है। वो महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य हैं और वजन भी सामान्य है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित में से ग्रस्त है। किससे, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम राइट आंसर जाएंगे बुलिमिया नर्वोसा।
तो ये इसी से संबंधित है, ठीक है। बुलिमिया नर्वसा होता है, उसमें यही होता है, ज़्यादा खा लेते हैं पर उल्टी करते हैं, और बाकी सभी चीज़ें सामान्य आती हैं, चेक करवाते हैं तब, और ये आपकी विशेषता होती है बुलिमिया से। और एक है एनोरेक्सिया नर्वसा, इसमें क्या है कि हम मोटापे के डर की वजह से हम भोजन कम करते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे हैं, बुलिमिया और नर्वसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तरफ आपको एक घटनाएं दे रखी हैं सूची फर्स्ट में, और सेकंड में मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, और बताना है कौन किससे संबंधित है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि जो प्रेक्षण है तो ये बांडुरा से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपके संज्ञानात्मक मानचित्रण है, ये आपके स्किनर से संबंधित हो जाएगा। बाकी भिन्न उद्दीपनों का साचार है, ये आपके पावलर जो कुत्ते में प्रयोग किए थे उससे संबंधित, और बाकी अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाना, ये आपके वाइगोस्की से संबंधित है। तो हम कहेंगे पहले का तीसरा, तो ये तीनों में ही है। इसके अलावा दूसरे का पहला, ये केवल इसमें है और इसमें है। आगे देखते हैं फिर तीसरे का चौथा केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो लास्ट में बचा है वो डायरेक्ट जो भी बचा है उससे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। धन का प्रस्ताव रखना ये गलत हो जाएगा, यानी ये एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं माना। आपका क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 16वां है, जो ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्य सिद्धांत निर्माण पर अधिकांश कार्य किए थे। अगर ये ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये आपके डेविड मैक्लीलैंड है ना, इन्होंने दिया था ये 1961 में। इनके एक सहयोगी भी हुए हैं एटकिंसन, तो हम कह सकते हैं मूलतः सिद्धांत तो आपके डेविड मैक्लीलैंड ने ही दिया था, लेकिन सहयोगी रहे थे आपके एटकिंसन। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या रहा था। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी नैतिक व्यवहार। परीक्षण की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, यानी बच्चा है दूसरे को अनुकरण करके सीखता है। बाकी देखा जाए तो देखो नैतिक संवेग की बात नहीं की है। नैतिक तर्क की बात करें तो ये आपकी मॉरल रीजनिंग है, ये आपके संबंधित हो जाती है आपके लॉरेंस कोलबर्ग से। और बाकी नैतिक संवेग तर्क की भी बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां था कि एनसीएफ 2005 की सम स्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे उनका ऑब्जर्वेशन करके हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायिक सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। तो अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार का ये कथन सही हो जाएगा आपके व्यवसायिक सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। इसके 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है हम कह सकते हैं समस्या की पहचान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें लेवल 2, यानी लेवल 2 का मतलब 6 to 8 की बात करेंगे तो 1000 घंटे शिक्षण घंटे हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं 1000 शिक्षण घंटे हो जाएंगे। और इसके अलावा लेवल फर्स्ट की बात करें 1 से 5 वाले, तब होता 800 शिक्षण घंटे, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि परीक्षण है वो आपके विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच हैं। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये सभी पर्चों का मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 24वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। इसमें से जो गलत है वो चूज करना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का ये तरीका है, तो ये कहना डायरेक्टली कि ये इदम से होते हैं सभी भाव, यानी जो एंजाइटी होती है आपके अंदर, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन सही थे।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि असुमिलित को छांटिए। ये आपको एक तरफ दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ इनका एक वर्गीकरण दे रखा है, तो इसमें से गलत है वो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शेल्डन है, उन्होंने शारीरिक संरचना को कह सकते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो ये कहना सही है, क्योंकि इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा था। इन्होंने कितने प्रकार के बांटे थे? 3, जो जिनके नाम थे हुआ करते थे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और आपके एंडोडर्म। आपका सेकंड है स्पेंसर, इन्होंने सामाजिक गुणों के आधार पर बांटे थे। इन्होंने 6 प्रकार बताए थे, ये भी बात सही है। तीसरा है हिप्पोक्रेटस, ये मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर नहीं बांटे थे, तो ये तो आपके युंग ने बांटे थे। जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने बांटे थे, आपको मालूम हो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। मुख्यतः तो 2 ही प्रकार थे, लेकिन मध्य में एक और रखे इन्होंने 3 प्रकार बता दिए थे। तो ये आपके हिप्पोक्रेटस ने नहीं बांटे थे। हिप्पोक्रेटस ने तो ब्लड जो आपके बॉडी फ्लूइड होता है ना, उसके आधार पर बांटे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी कैनन है, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर वर्गीकरण किया था, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कारणों को प्रयोग में लाते थे? आप जानते होंगे इसमें 20 कार्ड थे, वो प्रयोग में लाए जाते थे। 19 + 1 यानी 19 कार्ड आपको दिए जाते थे, उनमें एक कार्ड खाली दिया जाता था जो कहानी लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें टीएटी में कुल कार्डों की संख्या नहीं पूछी है, इसमें पूछा है प्रयोग में कितने आते थे, तो वो 20 आते थे, ठीक है। और बाकी इसके टोटल कार्ड तो 30 हुआ करते थे, जिसमें 31 भी बोल देते हैं। 30 + 1 एक खाली कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुल कार्ड नहीं पूछे हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 27वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये सभी दोष हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है और इस प्रकार पूछा है कि समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष की एक भी विधि नहीं है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष विधि है, जैसे उदात्तीकरण, परमीकरण, दमन। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, यानी इनमें से बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है वो चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, ये आपके एक बाल अपराध का एक कारण नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है, तो हम कहेंगे उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं और अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके जिन्होंने हिंदी के रूप में फर्स्ट भाषा चूज की थी, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पर आपको 31 से 35 तक जो भी क्वेश्चन है वो आपके इस गद्यांश के आधार पर ही पूछे जाएंगे। आप एक बार गद्यांश को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है आपसे, इसमें ये पूछा है आपसे कि महाकाव्य में समास होगा। आप जानते होंगे एक कर्मधारय समास की ये विशेषता होती है कि विशेष या विशेषण की बात होती है तो उसमें हमेशा ही कर्मधारय समास होता है, तो महाकाव्य में आपका हो जाएगा समास कर्मधारय, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, वो इस प्रकार पूछा है कि आपको पूछा है रामायण में शब्द में संधि विच्छेद होगा, यानी रामायण का क्या संधि विच्छेद होगा। आप जानते होंगे इसमें व्यंजन संधि होती है, राम प्लस अयन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से या कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं वो चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर है टीकाओं, इसमें प्रत्यय है, लिखित में इत हो जाएगा, नैतिक में इक हो जाएगा, तो अनपढ़ है ना, ये कह सकते हैं एक रूढ़ शब्द है, कह सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो चूज करना है। नैतिक से अनैतिक होता है, बिल्कुल सही बात है। देहाती और ग्रामीण ये दोनों ही एक तरह से सिमिलर वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। हमें यही बताना था विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके अलावा जैसे संतुष्ट का असंतुष्ट होता है, बिल्कुल सही है ये विलोम, ठीक है, तो गलत था वो चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो। आपका क्वेश्चन नंबर है 35वां, इस प्रकार पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो महाभारत है वो एक आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जैसे ग्रामीण है, देहाती है और ग्रंथ, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक और गद्यांश दे रखा है 36 से लेके आपको 39 तक, इस गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार गद्यांश देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे इस पर पूछा है,
ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन तथा या अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर देखें इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से तो ना तो उसका वचन और ना लिंग चेंज हो, तो वो आपका हो जाएगा रोशनी, क्योंकि फल से फलों हो जाएगा बहुवचन, वृक्ष से वृक्षों हो जाएगा, ऋतु से ऋतुओं हो जाएगा। तो इस प्रकार रोशनी है, इसका कोई ना तो वचन चेंज होगा और ना ही लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो चूज करना है। तो इसमें से जो पानी है वो आपका कह सकते हैं स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी जैसे प्रकृति, ऋतु, धूप, ये सभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। अगर इसे ध्यान से देखें, करते थे इस प्रकार के वाक्य आते हैं वो पूर्ण वाक्य में आते हैं, आसन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और न सामान्य भूतकाल है ये और न अपूर्व भूतकाल है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 था कि सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, यानी आपको नैमित्तिक का आपको अर्थ पूछा है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। अगर इन 4 ऑप्शनों को देखें तो हो जाएगा निमित्त से किया जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40वां है। इसमें पूछा है दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। अगर ध्यान से देखें, राकेश है यहाँ पर करता है, यानी जो उद्देश्य है, इससे पहले जो भी चीज़ है वो आपके विस्तार है उद्देश्य का, तो ऑप्शन नंबर 1 से ही सही हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई है ना, ये उद्देश्य का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आप जानते होंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के, तो 3 प्रकार में से रचना के जो मिश्र वाक्य है वो आपके रचना के प्रकार में से पूछा है। बाकी ये संकेतार्थक, निषेधार्थक, इच्छार्थक, ये सभी आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, हमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कुएं में भांग पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह सकते हैं सबकी बुद्धि मारे जाना या सबकी बुद्धि मारा जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर था लोकांकित नहीं है, वो चूज करनी है। अगर लोकांकित नहीं है तो निश्चित तौर से वो आपका एक मुहावरा होगा, तो आस्तीन का सांप होना ये आपका मुहावरा है, बाकी सभी चीज़ें वो लोकांकित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पर है कि उद्धरण चिन्ह है, इसमें से आपको अगर ध्यान से देखें ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि एक गहरा उद्धरण चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कठोर मेहनत करने वाले आप, इस अंडरलाइन को देखो, आप पे जाके रुकिए और आप है कि सर्वनाम, हमें पूछा है पदबंध क्या है, तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इस प्रकार का आपने बाकी के प्रकार पढ़ते हैं तो पदबंध भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी ये है आपका एकल, यानी एकल शब्द आपको बताना है इसका कि एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार का ये स्टेटमेंट है कि वह कथा जो मूल कथा में आए तो हम उसे अंतर कथा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें, जो रानी है वो तत्सम नहीं है, इसके अलावा सरकरा, अग्निकार, ये सभी आपके तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ होता है, तो हम कहेंगे चित्र बनाने से आप कह सकते हैं लिखना प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कच्चा कच्चा शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी डोल्टन पद्धति थी उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है गद्य से जड़ में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उद्बोधन विधि। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 51 है या 51 नंबर के असत्य कूट को पहचानिए। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो अधिगम के लिए आंकलन एक सारांशात्मक आंकलन होता है, ये कहना गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही थे अपने आप में, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा, मैं असत्य चूज करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 52वां है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या होता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो भाषा एक है वो आंतरिक गुण मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53वां है वो इस प्रकार पूछा है कि प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो मायादीप है वो आपकी एक प्रक्षेपी कह सकते हैं सामग्री है, बाकी रेडियो सुनने से संबंधित हैं, तो ये श्रव्य हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड दृश्य हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54वां है कि व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे उसे भंडारकर विधि कहते हैं, ये संस्कृत हिंदी में दोनों में ही चलती है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55वां के मौखिक अभिव्यक्ति दक्षता में सहायक है। अगर मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें और उसमें दक्षता की बात करें तो इसमें सहायक होगा तो वो आपका वाद विवाद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपके व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 57वां, ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान देखें, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का और स्वाभाविकता, ये सभी सिद्धांत भाषा शिक्षण से ही संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर इन्हें ध्यान से देखें तो हम सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि निदानात्मक परिचय से तात्पर्य है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही आपका निदानात्मक परिचय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित नहीं है, वो चूज करना है। तो इसमें से होगा विश्लेषण क्षमता है, वो आपके शैक्षिक पक्ष से संबंधित नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना था, उसके 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, ये आपके लिए गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी आपको आंसर लगाने हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि ऐसो अपि अस्य संधि विच्छेद स्यात्, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए सह प्लस अपि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सह प्लस अपि। 62 नंबर को देखिएगा कि अभिज्ञा है इत्यत्र क प्रत्यय। अभिज्ञा में आपको प्रत्यय देखना है कौन सा है। तो देखिएगा, इसको देखेंगे तो आपको अभि दिख रहा होगा। अभि क्या है? उपसर्ग है। तो इसका मतलब इसमें लेप प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 के महान आत्मा इत्यादि समास अस्ति। आपको इसमें समास देखना है। तो महान आत्मा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति। नीचे लिखे हुए में आपको देखना है कि किसमें अव्ययपद नहीं है। देखिएगा, इति, इव, प्राप्य और एस। इन चारों में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एस है वो क्या है? अव्ययपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकानाम तृतीय विभक्ति। आपको देखना है कि सैनिकानाम में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। आप गद्यांश में भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी इसमें द्वितीय विभक्ति ही है। पूरे पैराग्राफ को देख के भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है। वर्षा कवे चारुमरह विहाय क्वायनत्र कस्मात् रमेत चित्तम सरह सु वर्षा समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्न सल चकास्ति। आपको इसको देख के बताना है कि कश्याप में इत्यत संधि अस्ति। आपको कश्याप में संधि देखनी है। तो ये है कश्य प्लस अप, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा कि प्रसन्नम इत्युक्ते कह प्रत्यय। आपको प्रसन्नम में प्रत्यय देखना है। तो प्रसन्नम क्वेश्चन नंबर 68 कि मरु इत्यादि विशेषण पदम चुनो का। आपको इसमें विशेषण पद देखना है कि कौन सा है विशेषण पद। तो देखिएगा, चारु मरु, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा चारु मरुम। तो इसका मतलब इसमें जो विशेषण पद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी चारु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, श्लोक अस्मिन् छंदो वर्तते। आपको देखना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो आपको इसको देखने के बाद पता चलेगा। देख, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति या फिर वंशस्थ में से कोई हो सकता है, लेकिन 11 है इसलिए इन तीनों में से ही हो सकता है कोई। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा या फिर उपजाति। देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। देखिएगा, ये आधा वर्ण है तो इसके सामने वाला दीर्घ हो जाएगा। ये भी आधा वर्ण है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। ये विसर्ग है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सर को देखेंगे तो सर पे देखने पर आपको पता चलेगा कि स क्या है, इसमें लघु मात्रा आ रहा है, इसलिए ये लघु मात्रा भी है और दीर्घ मात्रा भी है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे जो छंद हो जाएगा वो जाएगा अपना उपजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, उपजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 70 कि शरत प्रसन्नम इत्यत्र कब समास। आपको इसमें समास देखना है तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 प्रस्तावनायाम प्रयोज्यम शिक्षण सूत्रम अस्ति। प्रस्तावना के प्रयोज्य में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा
72 नंबर सत्यम कथम चुन, आपको इसमें थे सत्य कथन चुनना है। तो भंडारकर महोदय पुस्तकम लिखित मार्गोपदेश का संस्कृत मदिरा प्रवेश का च, ये दोनों लिखी थी भंडारकर महोदय ने, तो ये बात सही है। प्रत्यक्ष विधो मातृभाषाया प्रयोग निषिद्ध भवती, सही बात है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध होता है। तीसरा है वाद विवादो छात्राणाम भाव प्रकाश से शक्ति विकास होती, यानी जब वाद विवाद करवाया जाता है छात्रों के बीच तो उसमें भाव प्रकाश की शक्ति का विकास होता है। तो तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अपना सही, उपरेतम सर्वम। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्यम विधि अनुसारण। देखिए अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकार ने अभिनय करोती, यही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। यानी टीचर बैठा बैठा कुर्सी पे ही अपनी मौखिक भाषा में ही पूरे नाटक को बता देता है, बस वही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधौ भवति, यानी संहिता पाठ और पद पाठ इत्यादि पदों का प्रयोग किस में होता है, किस विधि में होता है, आपको ये बताना है। तो परायण विधि में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 के पठन कौशल से कस्य विधि माध्यमेन समान ध्वनि अध्यारण अन्य नवीन शब्दानाम ज्ञानम छात्राणाम सरलतया भवति। तो देखिएगा जो ध्वनि साम्य विधि होती है उसमें एक साथ बच्चे बोलते हैं तो समान ध्वनि उसमें उच्चारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 76 की तरफ चलें तो लेखन कौशल से उत्तम क्रमम अस्ति, आपको देखना है कि लेखन कौशल में उत्तम क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले संकलन होता है, उसके बाद व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण, संपादन और पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 ऋतु पर्व मास महापुरुषपदीनाम आधार के द्वारा शिक्षण कार्य कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते भवति। आपको देखना है कि ऋतु मास पर्व मास ये सब जो शिक्षण पद हैं वो किस शिक्षण पद्धति में होते हैं, तो ये चयन विभाजन शिक्षण पद्धति में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कि अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते, यानी जो दिया गया उसमें से किसमें विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा सिर्फ निबंध प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी परिणाम होता है वो विश्वसनीय नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि मूल्यांकन वर्तते, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है, व्यापक निरीक्षण बिल्कुल है, सतत निरीक्षण ये भी है, परीक्षण स परिष्करण परीक्षा के साथ परिष्करण ये भी है, सर्वे अपे विकल्पा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा मायादीप कीदृश अधिगम साधनों, जो मायादीप है वो किस प्रकार का अधिगम साधन है, तो ये दृश्य अधिगम साधन है ओनली। क्वेश्चन नंबर 81 उपचार इति शब्द गृहीतम अस्ति, यानी उपचार है इस शब्द को ग्रहित यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये चिकित्सा विज्ञानात यानी चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है इसी को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक से उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते। आपको देखना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो देखिएगा ज्ञान अर्जन से साधनम अस्ति, क्या पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल है। शिक्षक छात्र यो मार्गदर्शिका, यानी शिक्षक और छात्रों की मार्गदर्शिका है, बिल्कुल है। कक्षा शिक्षण से आधार अस्ति, यानी कक्षा शिक्षण का आधार है, तो ये भी बात सही है। और सर्वे अपि, यानी इसमें सभी आंसर सही हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 83 देखिएगा, ये 75 लिखा हुआ है इत्यतस्कृते संस्कृत संख्या पदम चिन्ह, यानी 75 को संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है ये, तो इसमें पंच सप्तति इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, पंच सप्तति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 11:45 हो रही है, इत्यस्य संस्कृत समय चिन्ह, आपको देखना है कि कौन सा समय है जो ये सही बता रहा है। तो पादोन द्वादश वादनम, यानी ये 11:15 बजे हुए हैं, इसको 11:15 कहेंगे, पादोन द्वादश वादनम। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। 80 देखिएगा कि ओ इति स्वर से उच्चारण स्थानम वर्तते, ओ को आपको देखना है, तो आपको पता होगा कि जो ओ का सूत्र होता है वो होता है कंठ ओष्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 छात्र कमलेन पत्रम लिखति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरत, तो याद रखिएगा छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रथम विभक्ति होती है वो तीसरे में चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए पत्रम का पत्रम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका पक्षियों से चावल की रक्षा करती है, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादनम स्यात्। आपको देखना है कि जो बालिका है वो पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो इसमें कौन सा होगा, तो देखिएगा बालिका खगेभ्य तंडुलान रक्षते,
जो बालिका है वो क्या है, पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, चोर देवदत्त धनम मुष्णान्ति वाक्य से शुद्ध रूपम भविष्यति। आपको देखना है कि जो चोर हैं वो देवदत्त से धन को लूटते हैं, तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि ये जो शब्द है वो क्या है, दुकर्मक धातम धनम मुष्णाति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों में विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। मुष्णात यानी आपको पता होगा दुकर्मक धातुओं में तो मुस आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान परम सुखम, रिक्त स्थान पूरिता सुक्ति संयोजनम। तो संतोष परम सुखम होता है, याद रखिएगा, संतोष परम सुखम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन है जो कि संस्कृत के, जिन लोगों ने लेवल 2 के रूप में संस्कृत को लिया था वो पूरे होते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिएगा, आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5 की घात n+3 माइनस 6 गुणा 5 की घात n+1 अपॉन 9 गुणा 5 की घात n माइनस 2 की घात 2 गुणा 5 की घात n। इसको सरल रूप आपको करना है, तो देखिएगा इसको किस प्रकार से सरल रूप करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख लिया है, जैसे दिया गया है वैसे ही इसको क्वेश्चन को लिख लिया है। 5 की पावर n+3 थी तो इसको हमने लिख लिया 5 की पावर n+1 और इसको 5 की पावर 2 अलग से तोड़ के रख दिया है। ठीक है, इसको हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ देखिए ये जो 9 गुणा 5 की पावर n है उसको वैसे के वैसे ही लिखा है और इसको भी सेम वैसे के वैसे ही लिख लिया है हमने। अब देखिएगा नीचे आने पर हम पता चलेगा कि देखिएगा यहाँ से हमने इसको कॉमन लेने की कोशिश की है। देखिएगा इस पूरे को ऊपर से हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और यहाँ क्या बचा 6, तो ये 6 पीछे रह गया। इसमें से हम दोनों में से 5 की पावर n कॉमन ले लिया है ये वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा 2 की स्क्वायर यानी 4। ठीक है, जब इसको ऐसा कर लेंगे तो यहाँ कॉमन लेने पर 5 की पावर n+1 बचा और यहाँ पे 19 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर n बचा और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पर 9 आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये 5 की पावर n है और यहाँ पे क्या है अकेली 5 है, यानी 5 की पावर 1 है। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया 5 की पावर n+1, तो इससे ये कट गया तो आंसर आ गया अपना 19। तो याद रखिएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92। ये हमारे लिए दे रखा है p बराबर 5/² माइनस 80, g बराबर 5/(y-4). आपको p/g बताना है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिख रहा है अपना p/g के रूप में हमने इसको लिख लिया है वैसे के वैसे ही। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है 5 जब भीतर से कॉमन लेंगे, इसमें से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 और ये बचा 16। नीचे क्या बचेगा 5y जो कि पहले से ही कॉमन है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। देखिएगा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a² माइनस b²। जब a² माइनस b² खोलेंगे तो ये बनेगा, ये 5 से 5 तो कट गया, 22 से 22 भी कट गया। देखिए यहाँ पे क्या बचा y² माइनस 16, तो यहाँ पे y+4 और y-4 इसको लिख देंगे। नीचे y-4 था इसलिए इससे ये कट गया, तो क्या बचा ऊपर y+4, यानी हमारे लिए आंसर हो जाएगा y+4, यानी ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को घनमूल निकालना है, दोनों का घनमूल। तो देखिएगा जब आप इसको निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 63 और इसको निकालेंगे तो इसका घनमूल 24 आएगा, और जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे 39 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, 8 + 2√15 इसका गुणा हो रहा है 8 - 2√15। तो आपको यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा होगा, ये लिख रहा है a + b और a - b। ठीक है, जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b² भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि 8 को आप कैसे लिख सकते हो 8² माइनस, अब इस पूरे का होल स्क्वायर करना है अपन को 2√15 का। तो 2√15 का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 15। इसका गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। 64 में से जब आप 60 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 का आपको क्या करना है वर्गमूल लेना है, तो यहाँ पे वर्गमूल ले लीजिए। तो क्या आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 95,
का गुणनखंड ज्ञात करना। देखिएगा, अगर आप इसके गुणनखंड ज्ञात करोगे तो हो सकता है कि आप पे क्वेश्चन जल्दी भी हो जाए, हो सकता है लेट हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनका गुणा ही कर दो। आप इनका जो ऑप्शंस हैं उनके गुणा करते जाओ और इस ऑप्शन से जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को मैच करते जाओ, जिससे आपका क्वेश्चन मैच हो गया सोच लीजिए वही आपका गुणनखंड है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं और इसका करते हैं आपस में गुणा। देखिएगा, जब आप पहले ऑप्शन का गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5ax माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 15ay प्लस 5ax माइनस 15ay माइनस 25a स्क्वायर, ये सभी आ जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, इस माइनस 5ax से प्लस 5x कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 15ay से प्लस का 15ay कट जाएगा। तो आपके लिए क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा 9y स्क्वायर, ये माइनस के 3xy और ये माइनस के 3xy, दोनों हो गए माइनस के 6xy, और लास्ट में क्या बचा माइनस के 25a स्क्वायर, तो माइनस के 25a स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन नंबर आपके लिए पहला है, वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करके भी आप जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, रैखिक समीकरण ये दिया गया है, इसका हल ज्ञात करना है और लास्ट में आपको x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है 96। तो देखिएगा, हमने ये इस प्रकार से लिख लिया उसको 4x प्लस 3y इक्वल टू 28, और यहाँ पे हमने 4 का गुणा कर लिया है दूसरे समीकरण में, तो ये हो गया 4x प्लस यहाँ पे 2y था तो उसका गुणा 4 का करेंगे तो 8y हो गया, और यहाँ पे 12 था तो उसका 4 से गुणा करेंगे तो 48 आ गया। आपको पता है कि यहाँ पे चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ पे जो नीचे का चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे, तो माइनस 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 लगा दिया है, ये आपस में कट गए। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5y आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा y बराबर 4 आ गया। किसी भी ऑप्शन में रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने इस ऑप्शन में रख दिया समीकरण में, तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 4। जब x का मान 4 आ गया, y का मान भी 4 है, तो x माइनस वाई निकालेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। मान लीजिए, मैंने मान रखा है, देखिएगा, मान लीजिए कि जो भी भार है वो x है, तो मैंने उसको x मान लिया है, ठीक है। उसका 3/4, तो मैंने 3/4 का गुणा कर दिया, वो कितना है 7/8 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, बच गुणा होकर ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया 4 इधर और 3 नीचे पहुंच जाएगा, तो x बराबर आ गया अपना ये पूरा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका कितना करना है, आपको 5/7 ज्ञात करना है। तो इसका जब 5/7 करेंगे तो 5/7 का कर देंगे इससे गुणा, इस पूरी संख्या से 5/7 का हमने गुणा कर दिया है, तो यहाँ पे आ गया 5/6 kg, यानी जो भार है अपना ईंट का भार, उसका 5/7 कितना है, तो वो है अपना 5/6 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन दे रखा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 435 रुपये है, यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिएगा, वो आपसे कह रहा है कि 16% आपको लाभ हो रहा है, बेचने पर जो मूल्य है वो कितना है 435, तो 16% लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 116 रुपये। तो 116 को हमने 435 के बराबर रख दिया है, तो 1% को कितने के बराबर रख देंगे 435/116। ये क्या है, ये 1% का मान है, हमको निकालना है 100%, यानी CP हमको निकालना है 100% पे। तो 100% पे जब CP निकालेंगे तो 100 का कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 375 जो कि हमारा क्रय मूल्य है, यानी CP है। अगर क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य 435 है, तो यहाँ पे हानि कितने की होगी, तो हानि होगी 75 रुपये की। हानि परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये हानि हो गई बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये क्या आ गया 12%, यानी हानि कितनी है 12% की हानि हो गई यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना आंसर हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कि एक शहर की जनसंख्या 5% किसी महामारी की मृत्यु हो जाती है, बची जनसंख्या का
8% घबरा कर शहर छोड़कर चले जा गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिएगा मान लीजिए टोटल जनसंख्या अगर x% थी, हम मान के चलते हैं कि x% थी, उसमें से 5% मर गई तो बची कितनी? 95%, यानी x का 95% बची। उसमें से भी 8% छोड़ के चले गए तो फिर बचे कितने? जो ये टोटल था उसका कितने बचे? तो 92/100। और यही जनसंख्या क्या है जो अब शेष बची है? 88,274। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा ये आपका आंसर। तो याद रखिएगा, मान लीजिए हमने यही माना है कि सबसे पहले जो टोटल संख्या थी वो x थी, 5% चली गई तो बचा कितना? 95/100। इसका भी छोड़ के चले गए कुछ तो उसका भी 8% छोड़ के चले गए तो बचा कितना? 92/100। और वही कितना बचा? 88,274। तो इसीलिए यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो शुरू में जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 1,01,000। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो कितना है? 10 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या होगी? आपको देखना है कि ब्याज की दर निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है D बराबर PR² का स्क्वायर। यहाँ पे P मूलधन होता है, R दर होती है, D होती है वो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में अंतर होता है। तो अंतर दे रखा है 10, P कितना है? 1,000, ठीक है। R हमको निकालना है, ठीक है, और नीचे 100 का कर देंगे स्क्वायर। जब इसमें आप R को निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक अनुपात 3:4 है, इनका योगफल इतना है तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़े जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? तो देखिएगा ये अनुपात है वो इसका है। मान लीजिए सारा अनुपात x मान लिया तो ये जो संख्या होगी वो होगी 3x + 4x। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 70 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 7x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ गया अपना? x बराबर आ गया 10। इसका मतलब है जो संख्या आएंगी हमारी, हमने मानी थी संख्या 3x और 4x, तो हमारी यहाँ से संख्या जो बनेंगी वो हो जाएंगी, देखिएगा 3x और 4x संख्या मानी थी तो 3 × 10 यानी 30, और दूसरी क्या होगी? 4 × 10 यानी 40। तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 40। वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात इतना हो जाए। तो देखिएगा पहली संख्या 30 है, मान लीजिए इसमें x जोड़ना है, 40 है दूसरी, उसमें x जोड़ना है, और इसका अनुपात कितना आना चाहिए? 5/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 20 आएगा। यहाँ पे जो x आएगा वो 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको देखना है। PQ है वो लंब है PS पर, यानी जो PQ है, देखिएगा इसमें जो PQ है वो PS पर लंब है, यानी ये वाला 90 का है। PQ समांतर है PS के, जो PQ है ये समांतर है SR के, यानी इसके समांतर है ये। SQR 28 है, देखिएगा ये वाला 28 दिया गया है, और QRT ये वाला जो कोण है वो आपको दिया गया है 65। तो बाई निकालना है आपको। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। अगर ये पूरा 65 है तो ये भी पूरा 65 होगा। तो x + 28 बराबर 65 यहाँ पे निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो x निकल के आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 37, ठीक है। यानी ये जो x है वो हमारा 37 निकल के आ गया। अब देखिए ये तो 90 का दे रखा है उसने, क्योंकि ये लंब दे रखा है, यहाँ पे ये 90 का दे रखा है, ये हमने निकाल लिया है 37 का। तो ये जो त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना मान लेंगे? 180 होता ही है। तो बाई प्लस, यहाँ पे देखिएगा बाई प्लस 37 + 90 = 180। तो यहाँ से बाई का मान आ जाएगा 53, ठीक है। तो बाई हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलें तो देखिएगा कि किसी पासे को 2 बार फेंका जाने पर उन पर आने वाले अंकों का योग यदि 10 है, न आने की प्रायिकता क्या है? अंकों का योग 10 न आने की। तो देखिएगा अगर टोटल प्रायिकता की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता कितनी हो जाएंगी अपनी? पासे को फेंका जा रहा है 2 बार, यानी टोटल प्रायिकता कितनी? 36। वो कह रहा है अंकों का योग 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। तो देखिएगा अगर पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 आ जाए तो अंकों का योग 10 हो जाएगा। पहले पासे पर 4, दूसरे पासे पर 6 आ जाए तो भी अंकों का योग 10 हो जाएगा। और यदि पहले अंक पर पासे पर 4 और दूसरे पासे पर
पहले पर 6 और दूसरे पर 4 आ जाए तो भी अंकों का योग 10 हो जाएगा। तो देखिएगा कितनी आ गई, 1 2 3, ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है, सिर्फ 3 कंडीशन बन रही है। तो हम निकालते हैं कि अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता जबकि दो 500 को फेंका जाए तो 3/36, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। ये है जब दो 500 को फेंका जाता है तब अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, लेकिन वो पूछ रहा है 10 न आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 11/12। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें से आपको असंगत छांटना है, तो आप ध्यान से जब इसको देखेंगे तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है QOT और TOP। देखिएगा सबसे पहले QOT को देखिए तो QOT यानी ये वाला, और TOP TO और P ये वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, समान संपूरक कोण है। बिल्कुल संपूरक कोणों का मान 180 होता है और समान है क्योंकि ये भी 90 का है और ये भी 90 का, दोनों ही 90 के हैं, इसलिए ये बात तो सही है। दूसरे को देखते हैं POR, देखिएगा POR ये वाला, और ROQ ये वाला, ठीक है, असमान है, बिल्कुल असमान है। देखिएगा ये छोटा है और ये बड़ा है। संपूरक कोण है, बिल्कुल संपूरक कोण है क्योंकि ये रेखिक कोण युग्मी बन रहे हैं, इसलिए ये संपूरक यानी 180 दोनों का योग होगा, तो ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी को देखते हैं ROQ, देखिएगा ROQ ये वाला, ठीक है। SOP SO और P ये वाला, ये क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, बिल्कुल ये है वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बात सही है। सी भी सही है, तो वो हमसे असंगत पूछ रहा था, तो इसका मतलब डी हमारा असंगत होगा, लेकिन चेक करके देख लेते हैं। देखिएगा QOS, देखिएगा QOS ये वाला, SOT ये वाला आसन है और संपूरक है। देखिए ये तो संपूरक नहीं है, देखिएगा यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये संपूरक 180 का कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा ना, ये तो संपूरक है, सॉरी पूरक कोण है ना कि संपूरक। पूरक होते हैं 90 के, संपूरक होते हैं 180, तो यही बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि वो हमसे गलत ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिए गए चित्र में RPS बराबर RPQ है और PRQ है, तो PQR आपको ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन सा कोण है, तो कोण RPS, देखिएगा कोण RPS ये वाला, RPQ यानी RPQ इसके बराबर है, ये दे रखा है, बिल्कुल है। PRS देखिए PRS यानी ये वाला कोण, फिर कह रहा है PRQ ये भी आपस में बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये कोण आपस में इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज PQR यानी ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करें PQR ये वाला किसके समांतर है। तो ये जब इधर जा रहा है तो याद रखिए ये भी इधर आएगा नीचे तरफ, तो ये हो जाएगा P यानी PSR, तो ये किसके त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, PSR, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 है कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर तक गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी उसके चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, आपको देखना है इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होने वाली है। तो देखिएगा ये क्या है, कोई कुआं है, कुआं एक बेलन का शेप होता है, टोटल उसकी लंबाई दी गई है यानी ऊंचाई दी गई है, वो दी गई है अपनी चबूतरे, तो ये चबूतरे हो गई। त्रिज्या उसकी व्यास दिया है 20, तो त्रिज्या होगी 10। अब वो देखिएगा कुएं यानी जो बेलन है उसका आयतन πr² यानी पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा h कितना दिया गया 14, तो ये क्या आ गया, कुएं का आयतन निकाला गया है यहाँ पे। अब देखिए खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि चबूतरे पे ही तो वो मिट्टी डाली जा रही है। अब देखिएगा किस प्रकार से हम खोदी गई मिट्टी का आयतन को किसके बराबर रख सकते हैं, यानी जो चबूतरा है उसके आयतन को कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कुआं है यानी जो बेलन है उसका आयतन हमने निकाल लिया πr² से पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा 14। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो देखिएगा ये जो कुआं है, ये जो कुआं है उसमें जब हम मिट्टी को यहाँ पे डालेंगे,
जब यहाँ पे डालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो भी बेलन है उसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूरे का जहाँ पे पहले त्रिज्या 10 थी, 10 में 5 और बढ़ा दी गई तो अब त्रिज्या हो गई 15। फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद जो बेलन है, वास्तविक बेलन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10, उसका भी हम क्या निकालेंगे, आयतन। जब इस बड़े बेलन यानी जो पूरा हमने 15 मीटर की जो रेडियस मानी है उसके जब आयतन में से इस छोटे से बेलन यानी जिसकी रेडियस 10 है को जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो चबूतरा बना है, ये जो चबूतरा बना है बीच में ये वाला, इसका क्या आ जाएगा, आयतन। यानी इस बड़े बेलन में से छोटे बेलन को घटाने पर इसका चबूतरे का आयतन आ जाएगा। तो वही हमने किया है। जो बड़ा बेलन है पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर एच, उसमें से पाई r2 स्क्वायर एच को घटा दिया है। तो देखिएगा एच तो आपको पता है दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने पाई एच को कॉमन ले लिया है। r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर क्या है, 10 में 5 को जोड़ दिया है क्योंकि उसने कहा है कि उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी बढ़ जाती है, 5 बढ़ जाती है, चौड़ाई 5 बढ़ जाती है। ठीक है, और ये तो पहले की त्रिज्या हमने ले ही रखी है, बस इसको सॉल्व किया है हमने। ये बन गया 15 का स्क्वायर, ये बन गया 10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 225 माइनस 100 यानी यहाँ पे 125 आ जाएगा और 125 को इसके नीचे रख देंगे, पाई से तो पाई कटेगा यहाँ पे, तो h बराबर आ जाएगा 11.2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, कक्षा 10th से RBSE बुक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है 11.2। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक समबाहु समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 हैं और 13 हैं, इसके प्रत्येक समान भुजा 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि ये हमने टोटल है वो 25 की मानी है, ऊपर है उसको 13 का दे रखा है, ये समान भुजाएं हैं, इनको 10-10 उसने ही दे रखा है। जब यहाँ से हम लंब डालेंगे, ये सीधा लंब डालेंगे, जब लंब डालेंगे तो याद रखिएगा ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिएगा जहाँ पे ये 10 है, ठीक है, ये टोटल 25 थी, ये यहाँ से यहाँ तक 25 थी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 13 कट गई तो यहाँ पे और ये क्या है, समान है, तो ये कितने का आ जाएगा, 6 का। ये 6 का आ गया, ये 10 का आ गया, तो ये कितने का, पाइथागोरस से निकालेंगे तो 8 का आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो देखिएगा 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी हैं, 13 और 25, तो यहाँ अपन 13 और 25 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है, 8। ठीक है, तो इससे 4 को काट देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 25 और इसको, जब इसका आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 152, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बाई अक्ष पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाखों में है, देखिए इनकी संख्या 1.6, 2.4, 1.2 और 2 और 1.6, तो इकाई को प्रदर्शित करने वाली उपयुक्त स्केल की माप क्या होगी। देखिएगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और आपको उपयुक्त स्केल निकालनी हो तो याद रखिएगा वहाँ से हमेशा ही HCF निकाला जाता है, यानी महत्तम समापवर्त निकाला जाता है वहाँ पे। तो देखिएगा इसमें आप पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि लाखों में है तो 0 आएंगी, इसको 16 मान सकते हैं, इसको 24 मान सकते हैं, इसको 12, इसको 20 और इसको 16। जब आप सभी का LCM निकालेंगे तो आपको पता चलेगा LCM आएगा 4। ठीक है, और जब इसको आप 1000, क्योंकि ये लाखों में दे रखा है, जब आप इसको चेंज करोगे, गुणा करोगे 0 का, तो वो आ जाएगा 40,000। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, यानी इनका आपको क्या निकालना है, HCF। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, इस प्रकार के स्केल निकालने के लिए हमेशा HCF का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग माध्य का माध्यमान अगर 43 है तो वर्ग अंतराल 16 है, तो वर्ग की अधिकतम सीमा क्या है। तो अधिकतम सीमा का जो सूत्र होता है वो होता है मध्यमान प्लस वर्ग अंतराल बट्टे 2। बस आपको इसमें वैल्यू लगनी है, तो ये 43 प्लस 16/2, इससे इसको काटेंगे 8, तो 43 में आपको क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चार्ट पर एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540 हैं,
तो किस विषय में विद्यार्थी ने 1 से 5 अंक प्राप्त किए। तो देखिएगा, आपको पता होगा पाई चार्ट में किस प्रकार से कोण निकाले जाते हैं। 1 से 5 ऊपर रख लेंगे, टोटल पूर्णांक 540 का है, गुणा 360 कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी पाई ग्राफ होता है उसमें ये पूरा कोण 360 का होता है। इसको आपस में काट लेंगे और ये काटने पर आपको प्राप्त होगा 70 डिग्री। और देखिएगा 70 डिग्री किसका बन रहा है, तो ये बन रहा है हिंदी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 11, मिलान चिन्ह में 9 को इस प्रकार से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये बात सही है बिल्कुल। आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। 1 से 12 के दिए गए वृत्त का केंद्र ओ, देखिए केंद्र दे रखा है BAO ये 30 दे रखा है, BCO ये वाला 40 दे रखा है, तो AOC यानी AOC ये वाला आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी आपको इसको ज्ञात करना है। तो ये एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम के अनुसार जो कोण ABC यानी ये जो कोण है वो हमेशा कोण A प्लस कोण B के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम कोण B को प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी कोण C, A और कोण C के बराबर होता है, तो यहाँ से हम कोण B को प्राप्त करते हैं, यानी कोण B हो जाएगा हमारा 30 प्लस 40 यानी 70 हो जाएगा, ठीक है। ये कोण हमारा जब 70 आ गया तो आपको पता होगा कि ये क्या है, चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला है, ठीक है, और परिधि पर बना कोण ये वाला है। तो केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वारा भी आप वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर आपकी समझ में कम आया हो तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 से 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यदि 150 है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा अंतःकोण दे रखा है 150, आपको पता होगा कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है, 180, ये आपको पता होना चाहिए। अंतःकोण अगर 150 दे रखा है तो हम यहाँ से बाह्य कोण निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 में से इस 150 को घटा देंगे तो बाह्य कोण अपना आ जाएगा 30 डिग्री। 180 में से 150 घटाएंगे तो यही आ जाएगा। विकर्णों की संख्या, देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर बाह्य कोण दे रखा हो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है 360 बट्टे कोण, ठीक है, बाह्य कोण। तो 360 यहाँ पे लिख लेंगे, ये 30 हमने निकाल रखा है, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी इस बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, 12। अब निकालना है विकर्ण, और विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है n-2 बट्टे 2। यहाँ पे हमको सिर्फ 12 का मान रखना है, 12 गुणा 12 में से 2 सॉरी n-3, 12 में से अगर 3 जाएंगे तो ये हो जाएगा 8। देखिएगा 12 माइनस 3 बट्टे 2, तो देखिएगा 12 गुणा 12 में से 3 गया तो 9 बट्टे 2, 2 से इसको काट लेंगे 6 बार, इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54, यानी उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 54 होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है, ये बात सही है। गणित अवशिष्ट है, ये गलत है, गणित अवशिष्ट नहीं होता, इसलिए अपना आंसर बी हो जाएगा। जबकि ये भी सही है कि गणित में सामान्य का क्षेत्र व्यापक होता है, सामान्यीकरण का, और जो गणित है वो अमूर्त विषय है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर हो जाएगा। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है, कंठस्थ करना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि विवेचना करना, प्रतिरूप देखना और चर का प्रयोग करना ये सभी तो हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गणित में रटन तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन है देखिएगा कि 1/5 और 1/4 में छोटा है, यह समझाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 से 5 1/5 है वो 1/4 से अगर छोटा है तो इसको समझाने के लिए कागज पट्ट पद्धति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, जो मूल्यांकन होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, तो ये भी बात सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदर्शित
करता है। देखिएगा, बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदर्शित करता है, ये भी बात सही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, नहीं, विषय वस्तु पर केवल केंद्रित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो द्वार और कुंजी जो कहने वाले थे वो आपको पता होगा, वो थे रॉजर बेंकन। क्वेश्चन नंबर 119, असत्य कथन आपको देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो गणित में कथन हमेशा असंदिग्ध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गणित की सरल व संक्षिप्त होती है भाषा, बिल्कुल सही बात है। गणित की भाषा अलंकारिक नहीं, ये कोई हिंदी या संस्कृत भाषा थोड़ी है, अलंकारिक भाषा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा है वो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गणित की अवधारणा को समझ आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बिल्कुल है। बच्चों की समझ में अंतर करना, बिल्कुल है। प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, देखिएगा नैदानिक परीक्षण कभी प्रगति रिपोर्ट तैयार नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 121 नंबर है जो आपके साइंस से बना है और वो आपका इस प्रकार पूछा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान करनी नीचे दिए गए कूटों के आधार पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 121 है। तो राइजोबियम है वो आपके 4 नंबर ऑप्शन से मिल जाएगा, यानी मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ईस्ट है वो आपके बेकरी के लिए उपयोग किया जाता है। और फ्रूट जो है वो मलेरिया कारक हो जाएगा। बाकी लैक्टोबैसिलस है जीवाणु जो दूध से दही का निर्माण करता है। तो 4 3 2 1 है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 122 है, ये आपके लैब असिस्टेंट जिन्होंने परीक्षा दी है उसमें भी पूछा था कि जो मूसला मूल होती है, टैप रूट होती है, इसका उदाहरण क्या होता है? तो वो आम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 123 पर था, इस प्रकार पूछा था आपको 123वां क्वेश्चन कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो ये आपकी कोशिका से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालाजार रोग का रोग कारक कौन सा है? यानी जो आपका कालाजार है इसका रोग कारक कौन सा है? ये भी आपके लैब असिस्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125 था, ये आपकी ग्रंथियों से संबंधित पूछा था। इसमें बताना है असंगत कौन सा है। तो आप जानते होंगे पीनियल ग्रंथि है, इससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, जबकि ये कह रहा है ऑक्सीटोसिन, तो ये गलत हो जाएगा। इससे तो सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं, यानी मेलेटोनिन हार्मोन को ही हम सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो आपका परानिस्यंदन होता है या अल्ट्राफिकेशन होता है, ये कहाँ पर होता है? तो ये आपके ग्लोमेरुलस में होता है, यानी ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फल शर्करा होती है वो किससे संबंधित है या किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ही सही हो जाएगा। जो फ्रक्टोज होती है हम उसे ही बोलते हैं फल शर्करा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 बता कि मादा का द्वितीय जननांग नहीं है, इसमें से चूज करें। तो हम कहेंगे जो ओवेरी होती है यानी अंडाशय, ये आपका प्राथमिक अंग होती है, न कि द्वितीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है आपसे क्रिया प्रतिक्रिया, ये 3rd लॉ है लॉ न्यूटन का। तो इससे संबंधित असत कथन चूज करना है। तो इन सभी को देखो ध्यान से। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बलों का परस्पर संतुलन संभव है, ये कहना गलत है। तो बाकी सभी सही थे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अवस्था परिवर्तन होता है तो उसे लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी को अब उसमें बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी जो आपका अपवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन, रिप्रेशन का उदाहरण नहीं है, वो चूज करना है। वो प्रतिबिंब का निर्माण है दर्पण में, इस प्रकार का कोई कथन नहीं होता है अपवर्तन से संबंधित। बाकी ये तीनों सही थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये अच्छा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में एक अंक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इंटेंसिटी बोलेंगे, यानी तीव्रता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 134 नंबर, ये क्लास 10th से पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित के संबंध में सत्य कथन है। तो सही बात है, यानी धारा की दिशा नियमित रूप से बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक के बहुलीकरण से क्या बनता है? तो ये आपके रीट 2018 में या 17 में पूछा हुआ है, डेक्ट्रोन बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 136 है, ये पूछ रहा है कि किन 2 ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत है? अगर इनमें से देखें तो वो आपका शुक्र और अरुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको बताना है कौन से कथन इसमें से सही है। तो पहला कथन देखें तो सभी परमाणुओं या सभी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो ये बात सही है। ये कह रहा परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन था नाभिक का आकार 10-15 मीटर की कोटि का होता है, तो ये सही है। और एक नंबर सही था, तो 1 और 3 किस में, तो बी नंबर यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। इसमें से 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर कथन था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप जानते होंगे इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 था कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और साथ ही साथ प्रोपेन भी होता है, और जो मीथेन होता है ये तो सीएनजी का होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि बैंकों में चेक किस तकनीक के माध्यम से जांच होते हैं। अगर इन सारों ऑप्शनों को देखें तो वो आपके MICR के द्वारा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपके लेमार्क से संबंधित है जो जिराफ वाले थे, ठीक है। और ये आपके जैव विकास नया टॉपिक भी जुड़ा है। और आपको ध्यान हो लैब असिस्टेंट में डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत पूछा था, जिन्होंने दिया है उन्हें मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 142 नंबर था, इसमें से बताना है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव नहीं दर्शाती है, तो ऑर्गन थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑर्गन बिल्कुल सही है, ये आपकी हरित गृह प्रभाव से संबंधित कर रही है, बाकी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी संबंधित होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 था, एक विद्यार्थी दिए गए आंकड़ों के अनुसार बारंबारता सारणी का निर्माण करके प्रदर्शित करता है कि यह विद्यार्थी किस संज्ञानात्मक उद्देश्य को दर्शाता है, तो हम कहेंगे ये आपके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग को दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 144 है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखा जो इमिटेशन होता है, अनुकरण है, ये आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 145 था कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है, तो हम कहेंगे ये आपका विज्ञान स्थिर भी होता है और गतिशील भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विज्ञान में सीखने के रूप में आकलन यानी एज आ जाता है, तो आप जानते हो उस आकलन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। योगात्मक के लिए आप ऑफ यूज करेंगे और रचनात्मक के लिए आप फॉर यूज करते हैं, इस प्रकार से आप इसे कर। आपका क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा नहीं होता है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो स्थायी मानस प्रवृत्ति है, इसका विकास नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 148 नंबर, ये कह रहा है घरेलू कचरे का प्रबंधन करते समय अजैविक अपशिष्ट पदार्थ हेतु किस रंग के डिब्बे का प्रयोग किया जाता है, तो सही है, नीले डिब्बे का ही हम उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 था कि ये कह रहा है कृषि क्षेत्र के साथ कृषि से संबंधित अन्य कार्य करना कहलाता है, तो हम उसे मिश्रित कृषि बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 150 है, जो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने हेतु कितने बल की आवश्यकता होगी, तो आप जानते हैं F बराबर ma होता है, और द्रव्यमान दे रखा है 2 kg और त्वरण दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 16 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।